सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको फिर से पत्र लेखन पढ़ाऊंगी, जो कि मैं आपको पहले भी 2 दिन पढ़ा चुकी हूँ। पत्र क्या है ये आपको पता है ना। भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। जब पत्र और क्या है, एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने का माध्यम है। क्या? पत्र। तो पत्र आपके भावों को बोलने की बजाय लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाने की कला होती है। तो इस तरह से पत्र एक कला है। पत्र को कलापूर्ण तरीके से लिखा जाता है। पत्र के 2 भाग होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक भाग के 3 भाग होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया ना। औपचारिक में 3 प्रकार हैं, कौन कौन से? एक तो प्रार्थना पत्र, दूसरा व्यावसायिक पत्र और तीसरा है कार्यालयी पत्र। दोनों पत्रों का मैंने आपको पैटर्न समझाया, किस तरह से इनका प्रारूप रहता है। प्रधानाचार्य को पत्र लिखना होता है तो इस तरह से लिखते हैं, और यदि नगर निगम अधिकारियों को शिकायती पत्र या प्रार्थना पत्र या कोई भी पत्र लिखना होता है तो किस तरह से उसका फॉर्मेट होता है। और मैंने आपको इसके एक एग्जाम्पल के रूप में पत्र लिखा है। दूसरा है अनौपचारिक पत्र, जो कि मैंने आपको बताया कि अनौपचारिक पत्र हमेशा अपने रिलेटिव्स को लिखा जाता है। हमारे जो सगे संबंधी हैं, जिनसे हमारा कोई रिश्ता है, निजी पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो इस तरह से अनौपचारिक पत्र में मैंने आपको प्रारूप समझाया अनौपचारिक पत्र का, और अनौपचारिक पत्र के प्रारूप के साथ साथ मैंने संबंधों का नाम और उनका अभिवादन समझाया, और अभिवादन के बाद मैंने आपको संबंधों के नाम बताए कि किसका जो प्रापक नाम जो हम लिखते हैं, जो जिसको पत्र मिलने वाला है उसके साथ आपका क्या संबंध रहेगा, उन संबंधों को मैंने आपको लिखकर समझाया। समझ में आया होगा। अब हम उस जो हमने फॉर्मेट लिखा है उस फॉर्मेट को समझने के लिए पत्र लिखेंगे। तो आप सबसे पहले पत्र लिखिए। देखो, औपचारिक अनौपचारिक पत्र का अंतर पता है ना। औपचारिक पत्र में 2 पैराग्राफ होते हैं और अनौपचारिक में 3 पैराग्राफ होते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मेट के हिसाब से हम पत्र का प्रारूप लिखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न लिखेंगे। लिखिए, नंबर 1 डाल दीजिए। लिखिए, छोटे भाई को पत्र लिखिए जिसमें पढ़ाई में परिश्रम करने की शिक्षा दी जाए। समझ में आया? आपको छोटे भाई को पत्र लिखना है तो आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई को पत्र लिखना है तो, और क्या लिखना है पत्र में? पढ़ाई में परिश्रम करने की शिक्षा देनी है कि पढ़ाई में आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। तो पढ़ाई से संबंधित, पढ़ाई के मामले में, पढ़ाई के बारे में बताते हुए पत्र लिखना है छोटे भाई को। ठीक है। सबसे पहले औपचारिक पत्र लिखेंगे तो औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, प्रेषक का नाम और पता ही लिखा जाता है। ठीक है ना। तो एरो बना लेंगे हम, और सबसे पहले आप प्रेषक के नाम पर, चूंकि आप पत्र लिखेंगे, हमेशा परीक्षा भवन से ही पत्र की शुरुआत करते हैं। परीक्षा भवन, इसको कहीं भी सेंटर में नहीं लिखते, जो आपकी रेड लाइन होती है उसी के साथ साथ में लिखते हैं। परीक्षा भवन, जैसे मैंने लिखा कि चलो मैं आगरा से हूं, मैंने डायरेक्ट आगरा लिख दिया, परीक्षा भवन आगरा, आगरा जाने होते हैं। अब ये पत्र लिखने जो वाला है
जो प्रेषक है उसका नाम और पता हो गया। अब डेट डालने, दिनांक, तो दिनांक के लिए आप दिनांक लिख लीजिए, दिनांक या तिथि। दिनांक में मैंने जाना फरवरी डालना है, तो डाला मैंने 10 फरवरी कॉमा लगा दी है ना 2021 डॉट, इसके साथ हमारा दिनांक है। उसके बाद हमने संबोधन लिखा था ना, उसके बाद अभिवादन। और संबोधन अभिवादन में नाम होता है, छोटे बहन भाई को लिखते हैं, अपने से छोटे लोगों के लिए जब संबोधन देते हैं तो क्या बोलते हैं, प्रिय या प्यारे। और अभिवादन में खुश रहो, प्रसन्न रहो, आशीर्वाद, ठीक है। तो इस तरह से प्रिय। अब चूंकि इसमें ना नाम नहीं है किसी का, छोटे भाई को ही पत्र लिखना है, तो आपकी जो इच्छा हो वो आप नाम लिख सकते हैं। नहीं तो छोटे भाई को अनुज कहते हैं, बड़े भाई को अग्रज कहते हैं, ये तो पता है। तो छोटे भाई के लिए हम प्रिय अनुज भी लिख सकते हैं, अनुज नाम भी हो सकता है, अनुज छोटे भाई को भी बोलते हैं, प्रिय अनुज। समझ में आया। अब संबोधन हो गया, अब अभिवादन देना है। छोटा है तो खुश रहो, प्रसन्न रहो, कुछ भी, और पूर्ण नाम। क्लियर। ये आपका जो जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, जो प्रापक है, उस पत्र लिखने वाले को संबोधन दिया हमने और अभिवादन दिया। अब पहला पैराग्राफ जिसमें आप कुशल क्षेम पूछते हैं, ठीक है ना। तो पैराग्राफ लिखने के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दें। हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, तो अब क्या पूछेंगे, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ, मुझे पता नहीं तुम हो कि नहीं, आशा करता हूँ या आशा करती हूँ तुम भी वहां सकुशल होंगे, कुशलता से, अच्छी तरह से, शुभ, ठीक है ना। कुशल क्षेम की कामना करना, कुशल क्षेम बताना, पहला पैराग्राफ लिखिए। मैं यहाँ, कहाँ, जहां से मैं लेटर लिख रहा हूं, मैं यहाँ कुशल से हूं, देखो कुशल से हूं, कुशलता पूर्वक हूं, कुशल हूं, सब एक ही चीज है। मैं यहाँ कुशल से हूं और आशा करता हूं, देखो छोटे भाई को पत्र लिखा जा रहा है, इसका मतलब छोटा भाई हॉस्टल में रह रहा है ना, कहीं दूर रह रहा है, बड़ा भाई भी पापा के पास रह रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि अब देखो पढ़ाई के बारे में बताया जाता तो ज्यादातर भाई बहन बाहर होते हैं, तो ये छोटा भाई बाहर रह रहा है। मैं यहाँ कुशल से हूँ और आशा करता हूँ तुम, क्योंकि छोटे को लिख रहे हैं इसलिए तुम, यदि बड़ों को लिखते तो आप, तुम भी वहां, जहां मैं हूं तो वहां तुम भी वहां कुशल पूर्वक, देखो कुशल पूर्वक, कुशल से कुशल होना एक ही बात है, कुशल पूर्वक होंगे। क्लियर। मैं यहाँ कुशल से हूँ, आशा करता हूँ आप भी वहां पर कुशल पूर्वक होंगे या कुशल पूर्वक होगा, क्योंकि छोटे को तुम भी वहां कुशल पूर्वक होंगे। समझ में आया पहले पैराग्राफ, समझ में आया। अब सेकंड पैराग्राफ में हमें उनसे क्या काम है, उस काम को बताना है। तो क्या काम है, हमें उन्हें पढ़ाई में परिश्रम करने की शिक्षा देने का काम करना है। तो इस काम के बारे में सेकंड पैराग्राफ, ये पैराग्राफ आप लिखोगे आपकी टेस्ट नोटबुक में, ये वाला पैराग्राफ यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। अब सेकंड पैराग्राफ, क्योंकि मेरे तो यहीं से है तो मैं तो यहीं से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मेरा तो एक लाइन में कंप्लीट हो। क्लियर। सेकंड पैराग्राफ, क्योंकि बहुत दिनों से तुम्हारा, छोटा भाई है इसलिए आपका नहीं, तुम्हारा पत्र नहीं मिला, इसका मतलब बहुत दिन हो गए तुमने हमें पत्र नहीं लिखा, बहुत दिनों से
या आया, दोनों बात सकते हो। क्या कारण है, क्या वजह है कि तुमने हमें इतने दिनों से पत्र नहीं लिखा, क्या कारण है? मुझे आशा है, मुझे आशा है कि तुम, मुझे आशा है कि तुम पढ़ाई में पूरा परिश्रम यानी मेहनत, परिश्रम कर रहे होंगे। मैं इसकी आशा करता हूं कि तुम जो जितना भी तुम्हें समय मिलता है स्कूली से, उन सारे समय में तुम पढ़ाई करते रहते होंगे, पढ़ाई में परिश्रम कर रहे होंगे। अब आप बड़े भाई हैं तो आप बोल सकते हैं तुम अपनी पढ़ाई का पूरा हाल मुझे लिखना, पूरी बात बताना। तो आप देखो बाद में लिख सकते हैं, तो आगे देखो गणित, गणित है ना मैथ्स, विज्ञान साइंस, गणित विज्ञान और अंग्रेजी में गणित विज्ञान और अंग्रेजी में खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। हम पढ़ाई में परिश्रम की शिक्षा दे रहे हैं, हमको पढ़ाई के बारे में बता रहे हैं, क्या करो जिससे तुम्हें मेहनत, तुम पास हो सको अच्छे नंबरों से। तो गणित विज्ञान अंग्रेजी में खूब मेहनत करो। जो पाठ कक्षा में पढ़ाया जाता है, कक्षा में पढ़ाया जाता है, उसे घर जाकर, हॉस्टल में रहकर, उसे कमरे पर जाकर, घर जाकर उन्हें पढ़ो। ऐसे भी लिख सकते हो कि जो पढ़ाया जाने वाला है उसको घर से पहले ही पढ़कर जाओ। इससे पाठ आप पुनः पढ़ते, इससे पाठ अच्छी प्रकार से इससे पाठ अच्छी प्रकार से समझ में आता है। गृह कार्य, गृह कार्य को रोजाना करना चाहिए, पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए, वो भी लिखो आप इसमें, क्योंकि मेहनत के बारे में बता रहे हो। गृह कार्य रोजाना नियमित रूप से, प्रत्येक दिन, रोजाना मतलब प्रत्येक दिन, नियमित रूप से है ना, बिना छोड़े हुए, नियम से, नियमित रूप से कर लिया करो। हम उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं या समझा रहे हैं, इसलिए इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, कर लिया करो। अब तुम मुझे अपनी पढ़ाई का पूरा हाल लिखना, पूरा हाल मतलब स्थिति लिखना, यानी लिखकर बताओ कि तुम कौन से समय में क्या पढ़ रहे हो, टाइम टेबल बताओ अपना, ठीक है ना, समझ में आया? पत्र लिखिए जिसमें पढ़ाई में परिश्रम करने की शिक्षा दी गई है, पढ़ाई में परिश्रम करने की शिक्षा दी गई है ना। बहुत दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला, क्या कारण है, बीमार हो क्या, कोई और कारण है? मुझे आशा है, मैं आशा तो नहीं कर रहा कि तू बीमार, मैं ये आशा कर रहा हूँ कि तू ज्यादा मेहनत कर रहा है। मुझे आशा है तुम पढ़ाई में पूरा
अपनी पढ़ाई का पूरा हाल लिखना। ठीक है, अब चूंकि भैया कहाँ है, हॉस्टल में छोटा भाई, आप घर बड़े घर में है मम्मी पापा के साथ, अब छोटे भाई के पास तो कोई है नहीं है, तो हम उन्हें आशीर्वाद भेजेंगे। यदि बड़े छोटे भाई के पास कोई रह रहा होता तो हम उनको नमस्ते बोलते, लेकिन अभी नमस्ते तो बोलने नहीं, छोटा है, इसलिए क्योंकि वो हॉस्टल में है तो माता पिता का प्यार भी उसको देना है। आप माता पिता के पास रहते हो तो आप क्या लिखते हैं, थर्ड पैराग्राफ में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तीसरा पैराग्राफ में क्या बताया गया आपको, परिवार के अन्य सदस्यों का अभिवादन या आशीर्वाद। तो लिखो माताजी पिताजी, मम्मी पापा भी लिख सकते हो, माताजी पिताजी तुम्हारे लिए शुभकामनाएं या आशीर्वाद, शुभकामनाएं या आशीर्वाद, है ना, माताजी पिताजी तुम्हारे लिए शुभकामनाएं भेज रहे हैं, आशीर्वाद भेज रहे हैं, खुश रहो भेज रहे हैं। ठीक है, और लिख सकते हो, तुम्हें कोई और चीज की आवश्यकता है तो तुम मुझसे मंगवा लो, बड़े भाई हो तो कैसे लिख सकते हैं, जो भी शिक्षा संबंधी, पढ़ाई से संबंधित कोई आवश्यकता है, जो भी शिक्षा संबंधी आवश्यकता है, शिक्षा संबंधी आवश्यकता है, आवश्यकता हो, शिक्षा संबंधी आवश्यकता हो, उसे लिख दो, लिखो, समझ में? इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं क्योंकि कारण काम में भी आ सकता है। माताजी पिताजी तुम्हारे लिए शुभकामनाएं भेज रहे हैं, जो भी शिक्षा संबंधी आवश्यकता है लिखो। फिर ये खत्म हुआ। औपचारिक पत्र में धन्यवाद लिखते हैं और अनौपचारिक पत्र में शेष शुभ, बाकी सब ठीक है, शेष शुभ मतलब बाकी सब ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर सब लोग ठीक है, आप जब पत्र लिखते तो अपने बारे में बताते हैं, यहाँ पर बाकी सब ठीक है, शेष शुभ। अब पत्र पाने वाले से आपका क्या संबंध है, कौन है, बड़ा भाई है, बड़ा भाई है ना, पत्र प्राप्त करने वाला आपका छोटा भाई, आप बड़े भाई, तो आप उनके भाई हैं, तो भाई के लिए संबंध क्या होता है, भाई का संबंध भाई होता है, लिखा है ना संबंधों के नाम लिखा है, भाई का संबंध भाई, बहन का संबंध है। अब चूंकि छोटा भाई है तो आप अपने आप को बड़ा भाई लिख सकते हो, अनुज है छोटा है, अग्रज, अग्रज यानी बड़ा, आगे चलने वाला अग्रज। तो इस तरह से पत्र प्राप्त करने वाले से संबंध लिखना है, तो क्या संबंध है, तो अब यहां पे लिखेंगे तुम्हारा भाई या अग्रज लिख दो, अग्रज यानी बड़ा भाई, तुम्हारा अग्रज, क्योंकि हमने अनुज लिखा ना छोटा भाई, तो यहाँ अग्रज या भाई लिख सकते हो, तुम्हारा भाई, नाम में लिखना है, फिर से क्लियर, समझ में आया? कभी भी अभी तक आपने पत्र में अपना नाम लिखा, कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन अब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे, इसलिए आप कभी भी नाम नहीं लिखेंगे। परीक्षा भवन से स्टार्ट करते ये हमारा एड्रेस रहता है और नाम पर हमेशा ये जो सीक्वेंस है हिंदी का, उसमें ये जो अल्प विराम ये जो डॉट वाला जो चिन्ह है आपका, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के क्लियर, इस तरह से आपका लेटर लिखा जाता है। दूसरी बात, जब हम कभी लेटर लिखते हैं ना, कहीं भी लाइन नहीं छोड़ते, आप लोग बहुत लाइन छोड़ते हैं, आपको कहीं लाइन नहीं छोड़ती, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ही लाइन भी नहीं छोड़ना है, जहां आप लाइन छोड़ते हैं वहीं आपके नंबर कट हो जाते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। लेटर लिखते हुए कभी भी लाइन नहीं छोड़ते, क्लियर। स्टार्ट करते हैं उल्टे हाथ से, स्टार्ट करते हैं उल्टे हाथ पर खत्म करते हैं, पूरा एज इट इज 3 पैराग्राफ लिखते हैं, संबोधन है, अभिवादन है, नीचे आपका जिनसे आप लोगों को
लेटर प्राप्त हो रहा है उससे आपका संबंध है और नाम है। इस तरह से ये अनौपचारिक पत्र का पैटर्न होता है। एक और पत्र लिखा देती हूँ, आप लिख लीजिए। देखिए ये तो हुआ छोटे भाई, और यदि हमें बड़े लोगों को लेटर लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं? मित्र को लिखना है, कौन सा लिखोगे? पिताजी को लिखा दो, पिताजी को लेटर लिखा देती हूँ। बड़े लोगों को जब लेटर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? इस चीज का कैसे ध्यान रखते हैं लेटर लिखने में? जहां ये लेटर खत्म हो गया वो जगह छोड़कर न्यू लेटर न्यू पेज से लिखना, ठीक है? दूसरे नंबर पर पेज भी न्यू ले लेना, नंबर 2 डाल के लिखो लेटर। रुपये मंगवाने हेतु पिताजी को पत्र लिखना है। रुपये मंगवाने हेतु पिताजी को पत्र। पत्र लिखिए। अब इसमें ना कितने रुपए हैं ये क्लियर नहीं है, इसलिए आपकी जो इच्छा है वो रुपया आप मंगवा सकते हैं। ना आपका नाम क्लियर है ना किसी का। पत्र में यदि आपका नाम क्लियर है, माना कि आप राहुल हैं, अपने पिताजी को पत्र लिखिए और 1000 रुपए मंगवाइए, तो आपको 1000 रुपए ही मंगवाना है, अपना नाम राहुल ही लिखना, चाहे आप कोई भी है। क्लियर? इसमें कोई नाम नहीं, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, रुपए मंगवाने के लिए पिताजी को पत्र लिखना है, समझ गए? प्रेषक का नाम कहां से लेटर लिखना है? परीक्षा भवन। क्लियर? अब आप कहीं कुछ भी नहीं लिखेंगे परीक्षा भवन के आगे। और मैं यदि कोलकाता में हूं तो कोलकाता, कलकत्ता बोलते हैं लेकिन आजकल कोलकाता के नाम से लिखते हैं, ठीक है? कोलकाता, कलकत्ता लिखना। इतना ही एड्रेस लिखना है प्रेषक का। उसके बाद प्रेषक के पते के बाद क्या लिखना है? डेट, दिनांक। दिनांक में जैसे मैंने लिखा, आप उसी दिन की दिनांक लिख के जिस दिन एग्जाम होता है, ठीक है? जैसे मैंने अभी लिख दिया 9 अप्रैल 21। क्लियर? दिनांक अप्रैल लिखा मैंने। आपको उसी दिन लिखना है जिस दिन का वो डेट हो, जिस दिन एग्जाम हो। अब हम दिनांक हो गया। अब अनौपचारिक पत्र में हम संबोधन और अभिवादन, किसको पत्र लिखना है? पिताजी को। क्या लिखेंगे आप संबोधन में? पूज्य, पूजनीय, आदरणीय या श्रद्धेय, चार में से कुछ भी। पूज्य पिताजी, पूजनीय पिताजी, श्रद्धेय पिताजी, आदरणीय। आपको जो अच्छा लगे उनमें से एक, कोई भी एक संबोधन के साथ लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा आदरणीय पिताजी। क्लियर? आदरणीय पिताजी। अब पिता है तो क्या अभिवादन अपने से बड़ों के लिए? सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, प्रणाम हो, जो भी आप लिखते हैं। तो अब हम लिखेंगे इनको, आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, पूर्ण विराम। क्लियर? ये आपको यहाँ पर कॉमा भी लगा दीजिए, पूर्ण विराम। अब संबोधन हो गया, अभिवादन हो गया। अब क्या टॉपिक आया हमारा? सबसे पहला पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में कुशल छेम। समझ गए? आप पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, इसका मतलब आप हॉस्टल में रहते हैं। क्लियर? पिताजी घर पर हैं और पिताजी से आपको रुपए मंगवाने, तो रुपए मंगवाने के लिए आपको कारण बताना पड़ेगा कि मुझे किस कारण से रुपए मंगवाने। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कुशल छेम।
मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, कुशल से हूँ, कुशल पूर्वक हूँ, कुशलता से हूँ, एक ही बात है। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा, अब मैं लड़की वाला लिखूंगी, आशा करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई क्लियर नहीं है लड़का या लड़की है। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करती हूँ आप भी कुशल, एक ही बात है, कुशलता से, कुशलता पूर्वक कुशल होंगे। पहले छोटे भाई को लिखा है तुम, अब यहाँ बड़े हैं आप भी कुशल होंगे। फर्स्ट पैराग्राफ खत्म, समझ में आया? सेकंड पैराग्राफ को आपको कारण बताना है, काम बताना है, किस लिए आपको रुपए मंगवाने उसका कारण बताना है। सेकंड पैराग्राफ, आपका भेजा हुआ पत्र मिला, आप ऐसे लिख सकते ना, आपका पत्र प्राप्त हुआ, आपका भेजा हुआ पत्र मिला, आपका पत्र, आपने जो लिखा वो पत्र मुझे मिला, आपका पत्र प्राप्त हुआ, आपका पत्र प्राप्त हुआ, सभी समाचारों से अवगत हुआ, सभी समाचारों से अवगत हुआ, इसका मतलब है अवगत यानी जाना। मुझे आपका पत्र मिला, आपका भेजा हुआ पत्र मिला, सभी समाचार जो आपने मुझे लिखा उन सब से मुझे जानकारी मिली, अवगत होना, पता लगा कि घर में क्या चल रहा है। यदि आप लेटर लिख रहे हैं तो लेटर के बारे में लिखना है, आपका पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई, पता लगा, तो उससे मुझे पता लगा, सभी समाचारों से अवगत हुआ, मुझे सारे समाचार प्राप्त हुए, घर में क्या चल रहा है। सभी समाचारों से अवगत हुआ। फिर आपको कारण बताना है पैसे मंगवाने का, तो कोई तो कारण बताना पड़ेगा ना, मुझे क्यों पैसे चाहिए और कितने पैसे चाहिए। वार्षिक परीक्षा, वार्षिक समझते हो, एक साल में जो एक बार होने वाली होती है, ठीक है, तो वार्षिक परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में, वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में सर्वोच्च अंक, सबसे ज्यादा अंक मुझे आए हैं, सर्वोच्च अंक पाने के लिए, पाने के लिए मैंने इस महीने से या माह से, मास से, इस महीने से ट्यूशन लगा ली है। क्या कारण बताया? आपका पत्र मिला, मुझे सारे समाचार मिले, अब मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा अंक सारे विषयों में, तो मैंने क्या किया है, अपने लिए यहाँ पर ट्यूशन की व्यवस्था की है। अब ट्यूशन पढ़ूंगा तो ट्यूशन वाले को पैसे तो देने पड़ेंगे, टीचर को, समझ रहे हो? तो वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में सर्वोच्च यानी सबसे अधिक अंक लाने के लिए, पाने के लिए मैंने इस महीने से ट्यूशन लगा ली है, अपने आप को मैं ट्यूशन जाने लगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, अतः, इस महीने लगाइए तो पेमेंट तो अगले महीने करूंगा, अतः अगले महीने से, अगला है नेक्स्ट महीना, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से मुझे 500 रुपये
भेजा कीजिए, अधिक भेजा कीजिए। परीक्षा के बाद इसकी आवश्यकता नहीं होगी। आवश्यकता नहीं होगी। मैं अपनी कक्षा में सारे सब्जेक्ट में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ट्यूशन लगवाया है। तो आप जो मुझे हर महीने पैसे भेजते हैं, भाई माता पिता पैसे भेजते हैं तो पैसे चलता है, तो आप जो पैसे भेजते हैं, रुपए भेजते हैं, उसमें 500 रुपये अधिक भिजवाना। क्यों? क्योंकि ट्यूशन फीस 500 रुपये। ये कब तक रहेगा? जब तक एग्जाम नहीं होंगे। जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे मुझे 500 रुपया फिर से कम कर देना। तो 500 रुपये अधिक भेजा कीजिए, परीक्षा के बाद इसकी आवश्यकता नहीं होगी। किसकी? 500 रुपये की। यदि आपको ऐसा नहीं लिखना है तो ऐसा लिख सकते थे, मुझे पढ़ाई के लिए गणित की 2 पुस्तकों की आवश्यकता है, उसे खरीदने के लिए मुझे 500 रुपये की आवश्यकता है, अतः आप मुझे 500 रुपये भिजवा दीजिए। जैसे भी आप चाहें, ठीक है ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं, परीक्षा के बाद इसकी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। अब तीसरा पैराग्राफ, आप हॉस्टल में, माता पिता घर पर है, छोटी बहन भाई भी घर पर है, तो अब हम उनके लिए लिखेंगे अभिवादन। देखिए पिताजी को तो लेटर लिख ही रहे हो आप, माताजी को मेरा चरण स्पर्श, माताजी को चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, आदर के साथ प्रणाम। यहाँ पर पिताजी को लिख दे, यहाँ पर माताजी को मेरा चरण स्पर्श कहिएगा। छोटी बहन, नाम लिख सकते हो आप, छोटी बहन रश्मि को प्यार देना। ठीक है। और लिख सकते हो आगे, आपके पत्र का इंतजार रहेगा। ठीक है। फिर आपको कोई परेशानी नहीं है। शेष शुभ। अब पत्र प्रापक के साथ आपका क्या संबंध है? वो पिता है तो आप कौन है? पुत्र। तो आप, मैंने तो लड़की लिखा था, आपका भेजा पत्र मिला, सभी समाचारों से अवगत हुआ नहीं हुई, लड़की है बेटा, हुई लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, हुई। वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में सर्वोच्च अंक पाने के लिए मैंने से ट्यूशन लगा लिया थे, अगले महीने से मुझे 500 रुपये अधिक भेजा कीजिए, परीक्षा के बाद इसकी आवश्यकता नहीं हुई। माताजी को मेरा चरण स्पर्श कहिएगा, छोटी बहन रश्मि को प्यार देना, आपके पत्र का इंतजार रहेगा। ये तो क्लियर है। ठीक है। लड़का लड़की जैसे सेंटेंस है। शेष शुभ। अब बेटी ने पत्र लिखा है ना, इस चीज का ध्यान रखना, आप जिसका पत्र लिखते हैं उसी का संबंध बताना है। आपकी पुत्री, ये रे ले, समझ में आया? समझ में आया ना? जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उससे अपना संबंध क्या है, और सीक्वेंस ये रे ले के इनको सीक्वेंस वाइज नाम लिख सकते हैं, और आप इस तरह से अपने पत्र को पूरा लिख सकते हैं। हमने इसमें कहीं भी लाइन नहीं छोड़ी, जैसा मैंने आपको फॉर्मेट बताया बिल्कुल उसी हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पैराग्राफ, फर्स्ट में क्वेश्चन से, सेकंड में काम, थर्ड में अपने से जो रिलेशन रिलेटिव से हो उनको अभिवादन, आपका उनसे संबंध, नाम, शेष, बाकी का सब। इस तरह से पत्र लिखने की कला होनी चाहिए। आपको पत्र के 5 नंबर मिलते हैं, इसलिए पत्र लिखते हुए हर चीज का ध्यान रखना होता है। पत्र लिखते हुए कहीं भी लाइन नहीं छोड़नी है,
पत्र लिखते हुए हर फॉर्मेट की हर चीज को याद रखते हुए आप पत्र लिखते तो आपको 5 मार्क्स कहीं नहीं जाते। आप छोटा पत्र लिखिए लेकिन पूरा अर्थ व्यक्त करें, पूरा अर्थ बताइए कि आपको क्यों चाहिए, कारण क्लियर होना चाहिए। इस तरह से पत्र को लिखा जाता है। समझ में आया आपको? मैं आपको 2 अनौपचारिक पत्र लिखा है, आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पत्र समझ में आ गए होंगे। अब आप जब भी पत्र लिखेंगे अपना एड्रेस, प्रेषक का पता हमेशा परीक्षा भवन लिखना और कहीं नहीं लिखना। और जो परीक्षा भवन के नीचे आप जो एड्रेस लिखते हैं उस एड्रेस से ही संबंधित लोगों के बारे में आप लिखेंगे। आप यदि वहां पर एड्रेस आगरा लिखते तो नीचे भी आगरा लिखिए, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही जगह पत्र लिख रहे हैं। लेकिन पिता को पत्र लिखा यदि मैंने, जैसे यहाँ पर मैंने पिता को कोलकाता लिखा तो यहाँ पर मेरे पिता का कोई एड्रेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर चलता है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर कोलकाता लिखूंगी तो यहाँ पिता मेरे कोलकाता में नहीं रहते, तो मुझे दूसरी जगह पत्र लिखना है क्योंकि मैं कहीं दूर रहता हूँ, तो आप दूर का एड्रेस लिख सकते हैं। तो इस तरह से पत्र लिखने के लिए बारीक चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए पत्र लिखना चाहिए। आज आपका पत्र कंप्लीट होता है। अब आप खुद से 1-2 पत्र अपने आप से लिखिए और समझिए कि पत्र किस तरह से लिखा जाता है। थैंक यू।